बिकॉज इसका यूज होता है वहाँ पे लेंज रूल का। लेंज लॉ है जो कि इसी में वो इंट्रोड्यूस होता है, लेंज लॉ। और इसकी बात अर्थ मैग्नेटिज्म वाले जो चैप्टर होता है उसमें की जाती है, जब मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल पढ़ते हैं, तो इसलिए। छोड़ दूं या स्टार्ट कर दूं रेगुलर एसेंस? हाँ, क्या कह रहे हो? छोड़ दूं या रेगुलर स्टार्ट कर दूं? कौन सा वाला? चैप्टर छोड़ दूं या रेगुलर ऐसे ही स्टार्ट कर दूं कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस, इसमें पता नहीं चलेगा आपको कि ये नया चैप्टर आया है, कुछ बिल्कुल उसी के मिलता जुलता ही है, मैग्नेटिज्म जैसा ही है। इस एक क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसी को पढ़ेंगे, ठीक है? इसके बाद वही नेक्स्ट क्लास में अर्थ मैग्नेटिज्म आ जाएगा। बस फिलहाल आज हम इसको ये पढ़ लेते हैं सो दैट उसको हम बेटर समझ पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स बिगिन। कहीं कोई और ना फंसा हो, आई होप सो। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का नाम, जैसे कि इसका मैं समझाता हूँ कि क्या मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। यानी कि जो पहला वर्ड है ना यहाँ पर, इलेक्ट्रो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी will be generated uh, without physical battery, मतलब यहाँ पे हमको फिजिकली कोई बैटरी नहीं लगानी पड़ेगी, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, जनरेट होगी। अदरवाइज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हमको बैटरी लगानी पड़ती है, ठीक है? तभी तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर कह पाते हैं करंट का जो फॉर्मूला होता है हमारा। पर इस चैप्टर में ऐसा नहीं कहेंगे हम। इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड विदाउट फिजिकल बैटरी, दैट इज, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं, इट इज जनरेटेड विदाउट फिजिकल बैटरी। तो होगा क्या इसमें, ऐसा क्या होने वाला है कि बिना बैटरी के ही इलेक्ट्रिसिटी चलने लगेगी? तो यहाँ पे वही बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। हियर it will be generated with change in magnetic flux with time। अच्छा, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो किसकी वजह से होगी? विद द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद टाइम। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है विद टाइम थ्रू ए लूप, ऐसा भी कह सकते हैं, थ्रू ए लूप होना जरूरी है। थ्रू ए लूप होना जरूरी क्यों है? क्योंकि टूटी हुई वायर में तो ना करंट चलेगा, करंट तो चलेगा जब लूप होगा, तो ये बात तो ऑब्वियस है, ठीक है? तो जो इंपॉर्टेंट बात थी इसमें वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको जानना होगा हमें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। तो बात करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इसका सेम सिंबल है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता था, फॉर्मूला भी सेम है, सब कुछ सेम है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, इट इज सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेम है यहाँ पर। बस यहाँ पे सिंबल लगाना चाहो तो आप एम लगा सकते हो, भाई मैग्नेट का निकाल रहे हैं तो इसलिए मैग्नेटिक का सिंबल एम लगा दिया, ठीक है? अब क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स? तो सिंपल सी बात है, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये होता है फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था? ई डॉट ए होता था, इट वाज डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बी डॉट ए हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी डॉट ए, ओके? तो मैग्नेटिक फ्लक्स है बी डॉट ए। तो इसमें हम क्या कहते हैं?
हम इस फॉर्मूले को लगाने से पहले क्या कहेंगे? देखो, दो तीन बातें मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं आपको। कब लगाएंगे इस फॉर्मूले को? व्हेन, देखो एक बात सुनते हैं इसको हम, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड, apply this when magnetic field is same या फिर यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, एक ही बात होती है सब, सेम, ओवर एरिया ए। जो एरिया ए दिख रहा है, इस पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट ए, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप सब लोग समझ गए इसको। और ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो ओवर दिस एरिया ए, तब आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हो। अच्छा, इसके भी दो फॉर्म आते हैं, इसको भी लगाने के दो तरीके, दो तौर तरीके हमने सीखे हैं इसके। व्हेन बी एंड ए आर इन आई जे के फॉर्म, आई जे के फॉर्म, तो हम क्या कहेंगे? तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको, बी डॉट ए डायरेक्टली यूज करो, ठीक है। अगर इन एंगल, या यूं कहो, इफ बी एंड ए आर इन एंगल एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म, तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, बी ए कॉस थीटा। ये ध्यान रखना है आपको, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? तो ये आप इसको देखिए जरा, बी का क्या होता टेस्ला है? मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब इस पूरे को क्या कहते हैं? इसका कुछ नाम देते हैं, वन वेबर दे देते हैं इसका नाम। क्या कहते हैं इसको? वन वेबर कहते हैं टोटल, या वेबर कह लो, वन वेबर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो वेबर्स कह सकते हो आप। इस पूरे जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को क्या नाम दे दिया? वन वेबर नाम दे दिया। जैसे न्यूटन भी तो नाम दे देते हैं हम लोग, ऐसे ही। तो ये कह लीजिए आप, ये भी ऐसा यूनिट है, ये भी ऐसा यूनिट है। whichever way you want to write, you can write it, because this is equal to this only, this complete box is called one वेबर। साइंटिस्ट ने अपना नाम लगवा दिया कि टेस्ला तुम तो हो ही, मीटर स्क्वायर भी है, मीटर स्क्वायर तो यूनिट है क्या? ये तो किसी का नाम होता नहीं है, ये टेस्ला तो नाम है साइंटिस्ट का। तो इस वाले साइंटिस्ट के साथ जो मीटर स्क्वायर लगा है, इस पूरे को नाम वेबर दूसरा साइंटिस्ट अपना नाम रखवा लेता है कि मैं अपना नाम दे देता हूँ उसको, ठीक है। तो बस ये नाम रखने वाली बात है। ऐसा यूनिट तो यही है, इस पूरे कलेक्शन को हमने वेबर कह सकते हैं। तो ठीक है, इफ दिस इज रिटन और दिस इज रिटन, इट मींस द सेम थिंग, ठीक है, ओके। वेबर्स भी कह लेते हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, जो कि आप कर लेंगे मुझे मालूम है, पर लेकिन ये चला आ रहा है काफी टाइम से तरीका, इसको ऐसे ही करना होता है। तो देखिए, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूं अब। This is magnetic field B, 10 Tesla, and the radius of this is, इसका जो रेडियस है that is equals to कुछ 5 ले लेते हैं, 5 मीटर स्क्वायर, and this angle is 30 degree. This is going, B is going like this. This is 30 degree angle. Find phi m, ये फाइंड करो।
फाइंड फाई एम। तो बस लग जाओ और आंसर बताओ। हाँ सान्या, मैंने यही कराया है। 125 भाई। ये सान्या, मैंने यही कराया, कुछ नहीं कराया। अगर आपने ये पूरा अटेंड कर लिया दैट्स इट्स गुड। ठीक है, नथिंग न्यू इन दिस। हाँ तो 125 करते हैं इसको। वेट, लेट मी राइट फ्लक्स फाई एम इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बी ए कॉस थीटा लगाएंगे। ठीक है, अच्छा क्यों लगाया हमने बी ए कॉस थीटा, हु टोल्ड अस? यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और ये मैग्नीट्यूड बी जो दिया हुआ है यूनिफॉर्म दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, दिख रहा है हमको साफ साफ। अगर ऐसा है सो वी आर टेम्पटेड टू राइट दिस थिंग। तो हम लिखेंगे इसको 10। एरिया वेक्टर कहाँ है, एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर ऊपर बनाया हुआ है, यह है एरिया वेक्टर। कितना एंगल बन रहा है एरिया वेक्टर के साथ, 60 डिग्री। सो वी विल से ओवर हियर, so it is b पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो r का स्क्वायर हो गया, यानी कि r इज हाउ मच, r इज 5 मीटर, 5 का स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, कॉस 60, इट विल बी हाउ मच, इट इज 1/2। तो 10 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 1/2। तो कर लेंगे सॉल्व, सो वी विल गेट हाउ मच, जगह 5 125 पाई वेबर्स, ऐसा लिख दो आंसर। दिस इज फ्लक्स, सो 125 पाई वेबर्स, so this is magnetic flux, this is magnetic flux। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमको अच्छे से। ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देख लिया, जब कांस्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे निकालना होता है। सपोज इफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा छोटा काम हमने देख लिया, अब हम थोड़ा सा बड़ा काम देखते हैं यहाँ पर, या यहीं पे लिख लेते हैं। When magnetic field is not constant, magnetic field is not constant over the area, is not constant over the area, constant नहीं हो तब क्या करना है, well, magnetic field is not constant over the area, तो how we will find, कैसे फाइंड किया जाएगा। तो उस केस में सपोज कोई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई पैच देखूं, छोटा सा पैच अगर मैं देखता हूँ, इसका एरिया वेक्टर बनाऊं मैं, तो ये एरिया वेक्टर डीए बन गया। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे जा रही हैं इस तरह से। तो मैं यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, दिस इज एंगल थीटा। ठीक है, तो ये फ्लक्स कितना आएगा यहाँ से, फ्लक्स फ्रॉम हियर डी फाई विल बी बी डॉट डी ए करेंगे।
तो फ्लक्स हम क्या करेंगे, जब ये नॉन यूनिफॉर्म है बी इज नॉन यूनिफॉर्म ओवर हियर, जब नॉन यूनिफॉर्म होती है चीज तो वो यूनिफॉर्म कब होती है? कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म कहाँ होगी? छोटे से एरिया में होती है, ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। कोई चीज अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो इट विल बी यूनिफॉर्म फॉर अ स्मॉल पैच, स्मॉल एरिया, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ऊपर कलर दिख रहे हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए पेन दिख रहे होंगे आपको काफी सारे, यहाँ पे पेन दिख रहे हैं काफी सारे, यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ ऑरेंज पेन दिख रहा होगा, ग्रीन है। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे देखने में, यहाँ तो सर डिफरेंट कलर के पेन है, यू विल से यहाँ पे डिफरेंट कलर के पेन है। पर अगर मैं किसी एक पेन को देखूं इस लोकेशन में, इस लोकेशन में तो ये व्हाइट ही है ना, यहाँ पे तो डिफरेंट नहीं है ना। तो कोई चीज अगर नॉन यूनिफॉर्म होती है ना, तो दीज आर नॉन यूनिफॉर्म कलर्स, these are non-uniform colors, but at any location, at any small location, I can say the color is white, यानी कि the color is uniform। समझ में आई बात? तो नॉन यूनिफॉर्म जैसी चीज कुछ नहीं होती है, छोटी छोटी यूनिफॉर्म चीजें अगर बदलती जाएं तो वो नॉन यूनिफॉर्म बन जाती है। छोटे से इलाके में आ जाओगे तो यूनिफॉर्म होगा, इलाका इंक्रीज कर देंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस छोटे सी बात को लिख देता हूं यहाँ पर, non-uniform will be uniform for a small area। ध्यान रखें इस बात को, ये गोल्डन बात है, हमेशा ट्रू है, हर केस में ट्रू है, जो कोई कहीं पे भी ये बात आ जाए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म होगा छोटे से इलाके में, तो डी ए यहाँ पर है, ये बी है, तो मैंने फ्लक्स निकाल लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बिकॉज मैंने आपको बताया था यह फॉर्मूला कब यूज करते हैं, ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब यूनिफॉर्म फील्ड होता है। तो यस, फॉर दिस स्मॉल एरिया द बी इज यूनिफॉर्म, इट विल नॉट चेंज, ठीक है। नाउ आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी हैव टू डू, ये सब करने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, नाउ जस्ट अ सेकेंड, नाउ इंटीग्रेट above to calculate total magnetic flux। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। जब भी कुछ छोटी चीज हमने अगर एक बार निकाल ली तो बड़ी चीज निकालना बड़ी बात नहीं है, आप उसको इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, बस आपको लिमिट्स लगाना आना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा। तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल लेता हूं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। सपोज ये करंट जा रही है, इसमें करंट आई इज फ्लोइंग in this infinite wire, let me write it is infinite wire, okay। फाइन, अब मैंने लिया एक स्क्वायर फ्रेम, यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया मैंने। इसकी जो डिस्टेंस है इस वायर से, यहाँ से तो है ये लेट्स से it is a distance from here and this length is b, and let me write this length as, इसको भी a ले लेते हैं क्या, इसको भी कुछ लेंथ लेते हैं हम लोग, a ले लिया, ठीक है फाइन। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूं कि फ्लक्स निकालो, इसमें फ्लक्स निकालो, तो कैसे करेंगे फ्लक्स निकालने के मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है, और अगर इस पूरे एरिया के लिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तब तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा बी डॉट ए, ठीक है। अगर नहीं हुआ, अगर अलग अलग हुआ इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं छोटे से इलाके में जाकर के उसको यूनिफॉर्म बना करके कर लूंगा। तो आप बताइए इस पूरे एरिया में कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, यहां से यहाँ चलो, यहाँ पे खड़े हो जाएं कुछ लोग यहाँ खड़े हो जाएं और बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अलग है या
सेम है। क्या होगा, यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज आएगा या सेम रहेगा? हाँ, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू रेक्टेंगुलर लूप। यस, बोलिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग, यू हैव टू स्पीक। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी इस पूरे एरिया में, अलग अलग है? इस पूरे एरिया में कहीं भी चलूं मैं, सेम है अलग अलग है? सेम। सेम है। क्या इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सब जगह सेम आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? नो सर, सेम नहीं आएगा। सेम कहाँ से आ जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई बाय 2/d होता है। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, याद करो, एक्स डिस्टेंस पे ये होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बदल तो रहा है, रिवाइज करिए। हाँ, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, अलग अलग हो रहा है। यहाँ पे अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। पर कोई चीज अलग होती है क्या? कोई चीज डिफरेंट होती है? कोई चीज डिफरेंट नहीं होती है। नॉन यूनिफॉर्म भी चीज यूनिफॉर्म होती है। अगर छोटा सा इलाका आपने छांट लिया है तो छोटा सा इलाका देखो कहाँ पे मिलेगा आपको। तो कैसे लूँ मैं छोटा सा इलाका? तो मैं ऐसे लेता हूँ कि सपोज मैं गया यहाँ से x डिस्टेंस दूर, इस एरिया में जाऊंगा मैं, ठीक है, इस इलाके में कूद गया एक बार मैं, तो x डिस्टेंस गया और मैंने पकड़ लिया यहाँ पर ये स्ट्रिप पकड़ लिया मैंने। इसका एरिया भी निकाल लूंगा मैं कुछ ना कुछ। क्या होगा, x डिस्टेंस पे गया हूँ तो कितनी थिकनेस होगी, ये dx थिकनेस होगी। अच्छा, इसका एरिया भी निकाल सकते हैं अब तो हम। हाउ मच इज इट्स एरिया? डी ए इज इक्वल टू, अगर सिर्फ एरिया का मैग्नीट्यूड निकालूं मैं तो क्या कहूंगा, डी ए इज इक्वल टू ए इंटू डी एक्स। दिस इज द एरिया, ए इज द लेंथ, थिकनेस इज डी एक्स, तो एरिया इज ए डी एक्स। तो अब क्या मैं यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बी कैसा होगा, इसमें बी कैसा होगा? बी यूनिफॉर्म होगा इसमें, बी यूनिफॉर्म, B is uniform in this, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला, डी फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए, ये फॉर्मूला लगाया हम डायरेक्टली। हाउ मच इज बी एट अ डिस्टेंस x? इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। अब बात आती है डॉट के साथ, तो लिखेंगे डी ए कॉस। अब कॉस क्या लिखे हम बताइए, क्या लिखा जाए, बोलो। एरिया वेक्टर और बी में 0 डिग्री, कितना? 0 डिग्री। कुछ कह सकते थे 180 डिग्री, देखो कुछ कह सकते थे 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने एरिया वेक्टर के 2 डायरेक्शन है, देख रहे हैं यहाँ पे आप, एरिया वेक्टर के यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, एक तो इनसाइड भी हो सकता है और एक अबव भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां कर्ल कर लो, जहां अंगूठा आएगा वहीं एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि वो बात हमने कहाँ पे करी थी, ध्यान करें, मैग्नेटिक मोमेंट में करी थी, जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे आई ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को निकालने का तरीका बताया था मैंने कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करो और जहां थंब होता है वही डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का, ठीक है। पर यहाँ पे तो करंट है ही नहीं सर, इस लूप में तो करंट है ही नहीं। अच्छा, जब इस लूप में करंट नहीं है ना, तो आप अपनी मर्जी से कहीं भी करंट मान सकते हो, ठीक है। आप इस लूप में कहीं पे भी अपनी मर्जी से करंट क्यों मान ले सर हम करंट, जब करंट है ही नहीं? तो ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी हम इस लूप में करंट भी जनरेट करवाएंगे, ठीक है। तो करंट जनरेट करवाएंगे क्योंकि चैप्टर ही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी आनी है, तो इसी लूप में इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी करंट इसमें मान सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना एरिया वेक्टर बना सकते हैं। तो इट कैन बी 0 डिग्री ऑल्सो, इट कैन बी 180 डिग्री ऑल्सो, दिस नो सच रूल कि मैं यहाँ पे क्या करूं, ठीक है। आप कोई भी एक रूल के साथ स्टिक कर जाओ, ठीक है। तो मेरा तरीका क्या रहता है जनरली, we take area vector in area vector on the side of so
on the side of magnetic field lines. Magnetic field lines. ठीक है, so that angle is acute. ऐसा हम इसीलिए करते हैं जिससे एंगल हमारा एक्यूट आ जाए, नेगेटिव ना आए, और नेगेटिव से हम बचना चाहते हैं। तो इसमें एरिया वेक्टर के लिए कुछ ऐसा रूल नहीं दिया है कि एरिया वेक्टर किधर लें, आप जहां मर्जी चाहो ले सकते हो। ठीक है, तो एक और बातें लिख देता हूँ उसमें, एनी डायरेक्शन कैन बी टेकन, कोई डायरेक्शन ली जा सकती है। जनरली वी टेक एरिया वेक्टर ऑन द साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सो दैट एंगल इज एक्यूट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि एरिया वेक्टर के दो रास्ते हैं, एक तो ऊपर हो सकता है, एक नीचे हो सकता है। तो नीचे वाला ले लेंगे हम, तो नीचे वाला लेंगे तो यहाँ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स डी ए। डी ए इज हाउ मच, डी ए इज ए डी एक्स। ये हो गया, दिस इज माई डी फाई। आई थिंक इट इज क्लियर टिल नाउ। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, देयर इज नो नीड टू बी साइलेंट। ठीक है, तो डी फाई आ गया इतना। अच्छा, ये छोटा सा डी फाई आ गया और इसी का हम वेट भी कर रहे थे। अब हमारे पास क्या टास्क बचा है, डी फाई डी फाई थोड़ा ना पूछा सवाल में तो पूछा है मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पूछ रहा है। तो अब क्या करें, टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करते हैं हम, हमेशा यही तो करते हैं, जोड़ दो सारे फ्लक्स को। टोटल फ्लक्स निकालना है तो सबको इंटीग्रेट कर दीजिए, जितने भी छोटे छोटे फ्लक्स हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स ए डी एक्स। अच्छा, लिमिट बताइए जरा, चलो लिमिट बताओ कि कहां से कहां तक मैं इंटीग्रेट करूं, बोलिए। यस, आवाज नहीं आ रही, क्या बात है। सर ए 0 से बी तक लिमिट किसकी होती है, यहाँ पे एक लिमिट किसकी लगाते हैं, किसकी लिमिट आएगी, आई की आएगी, ए की आएगी, एक्स की, किसकी आएगी, सर डीएक्स की। एक्स चल क्या रहा है, जो डी के बगल में जो होता है ना, इसकी लिमिट आती है। ये तो पता रखो, लिमिट आती किसकी है, एक्स की आती है, क्योंकि एक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो एक्स की लिमिट डालोगे। तो एक्स कहां से कहां तक मैं लेकर जाऊं जिससे कि पूरा फ्लक्स आ जाए, ये बताओ कहां से कहां तक लेके जाऊं मैं एक्स को। सर ए प्लस एक्स माइनस ए। पूरा कवर करना है मेरे को लूप। लिमिट समझते हैं, लिमिट का मतलब शुरुआत और अंत। तो शुरुआत में एक्स कितना है, ए से लेकर ए प्लस बी तक। हाँ, ऐसे करो ना, एक्स की पहुंच कहां से कहां तक होगी, हम पूरा में स्वाइप कर रहे हैं, ए से लेके जाते हैं ए प्लस बी तक, तो स्वाइपिंग। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हम लिखेंगे क्या होगा, म्यू नॉट आई तो बाहर ले लो, म्यू नॉट आई ए बाहर ले लिया, 2 पाई भी बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन है dx अपॉन x का। और आप अच्छे से जानते हो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, क्या आता है इसका इंटीग्रेशन, लॉग आता है सर। यस, 2 पाई ln ऑफ, ln लिखेंगे इसको, ln ऑफ x, और लिमिट्स डाल दो a से a प्लस b तक। ठीक है, तो अब हमारा फाई m आ जाएगा म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई ln ऑफ a प्लस b अपॉन a, log ऑफ a माइनस log ऑफ b करेंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट फ्लक्स जो कि हमको फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखो इसको, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, समझो इसको क्या बताना चाह रहा हूं मैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल फ्लक्स वाले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी आपको। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Faraday's law. Faraday's law. Faraday's law क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। तो Faraday's law says, सिंपल सा है इसका, कि क्या बताना चाह रहे हैं इसमें हम लोग Faraday लॉ में। सपोज मैंने कोई कॉइल ली, लाइक दिस, आई टुक अ कॉइल, और मैंने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। लाइक दिस। ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच फैराडे डिड। एक्सपेरिमेंट था ये। यहाँ पे था मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी है 0, वेलोसिटी 0 है इसकी, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, अच्छा, अगर वेलोसिटी 0 है इसकी, तो यहाँ से जो फ्लक्स जा रहा होगा, फ्लक्स जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा, पहले तो ये बताइए, क्या इस लूप में से फ्लक्स जा रहा होगा? यस, डेफिनेटली जा रहा होगा। यस, जा रहा है। फ्लक्स का मतलब क्या है, आप जानते हैं फ्लक्स का मीनिंग? फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फिजिकली फ्लक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यस, यहाँ पे लिख देते हैं हम दोबारा से ये बात। हाँ, ठीक है, तो ये रहेगा बेसिकली फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स फिजिकली tells us number of magnetic field lines crossing the area crossing the area। ध्यान रखें, ये गोल्डन वर्ड्स हैं, ठीक है। फिजिकली रिप्रेजेंट करता है फील्ड लाइंस, अगर क्रॉस कर रही हैं तो फ्लक्स जरूर आएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स जरूर आया होगा क्योंकि फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग। आर द फील्ड लाइंस चेंजिंग? क्या इसमें फील्ड लाइन चेंज हो रही है? फील्ड लाइंस जा रही हैं, फ्लक्स जा रहा है, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है? फ्लक्स इज देयर, फ्लक्स इज देयर, हम कहेंगे फ्लक्स है, फ्लक्स इज देयर, but flux is not changing, हो है लेकिन वहां पे चेंज नहीं हो रहा है, वो बदल नहीं रहा है, is not changing with time, समय के साथ वो नहीं बदल रहा है। ओके, फाइन। हमने फिर एक और ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि वेलोसिटी इस तरफ है। अब वेलोसिटी इज प्रेजेंट नाउ, वेलोसिटी इज प्रेजेंट, वेलोसिटी इस तरफ है। अगर वेलोसिटी इस तरफ है, सो व्हाट विल हैपन नाउ? अगर वेलोसिटी इस तरफ है तो व्हाट विल हैपन? तो इधर जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बताइए। इंक्रीज होगा। फ्लक्स, हाँ, फ्लक्स इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। फ्लक्स विल नाउ
फ्लक्स विल नाउ इंक्रीज, फील्ड लाइन ज्यादा क्रॉस करेंगी तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। बढ़ती हुई चीज जो फ्लक्स इसमें से इंक्रीज कर रहा है, ये बात ना इस लूप को पसंद नहीं है। लूप को क्या चीज पसंद नहीं है? क्या लूप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पसंद नहीं है? लूप कहता है आई डू नॉट वांट डिस्टरबेंस, आई डू नॉट वांट डिस्टरबेंस इन माई लूप। लूप खुद कह रहा है कि मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए मेरे अंदर। अगर आप फ्लक्स मेरे में से पास करवा रहे हो तो चुपचाप पास करवा लो, बदलो मत। बदलते हो तो उसकी नींद खुल जाती है, ऐसा समझ सकते हैं। तो अगर ये आगे जाएगा तो इसमें से फ्लक्स बदलेगा, और ये बदलती हुई चीज लूप को कभी भी पसंद नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में, ये पूरा चैप्टर इसी बात को लेकर के है कि चेंजिंग फ्लक्स पसंद नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, तो इस लूप को बदलता हुआ फ्लक्स पसंद नहीं आ रहा। हमने तो लिख दिया यहाँ पे फ्लक्स विल नाउ इंक्रीज, बट दिस इंक्रीजिंग फ्लक्स इज नॉट लाइक्ड बाय दिस लूप। इस लूप को ये बात पसंद नहीं आई। अब इस बात को ये पसंद नहीं आई तो क्या करेगा ये लूप? क्या ये सहता रहेगा? सहेगा नहीं, ये रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा उस कि अपना जो फ्लक्स है इसको वापस से सीधा करो, सेम लेकर के आओ, ठीक है। तो ये लूप, ये जो लूप दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग वाली फील्ड इसको बर्दाश्त नहीं हुई, तो इसने बदले में क्या किया? इसको कम करने की कोशिश करी। कम क्यों करी? पहले ये हैप्पी था, तो यहाँ पे लूप हैप्पी था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लूप खुश था क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स नहीं बदल रहा था, ठीक है। पर यहाँ पे जैसे ही फ्लक्स बदला तो नाउ दिस लूप विल टेक, यहाँ पे बदला लेगा ये। तो कैसे बदला लेगा? जिससे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बढ़ रही हैं ये बढ़े ना। यही तो चाहेंगे हम, भाई जो डिस्टरबेंस हुई है उस डिस्टरबेंस को नलीफाई करें, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, कैसे कर सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम? सोचिए, हमको ये खुद से सोचना पड़ेगा कि पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी यहाँ पे, जैसे आगे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाएंगी और ज़्यादा हो जाएंगी, शायद और ज़्यादा हो जाएंगी अगर मैं ऐसा कहूँ तो, और ज़्यादा चली जाएंगी इसमें से पास होकर के, इंक्रीज हो रही है समय के साथ, ठीक है। अब पहले यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे कितनी हो गई है? 5 हो गई हैं। ये लूप क्या चाहेगा? ये लूप चाहेगा कि यार कम करो, बहुत ज़्यादा आ गई हैं, इनको कांस्टेंट करो। जैसा भी करो, अगर आप 5 पे हो ना तो 5 पे रुके रहो। फिर पहले 3 पे थे, फिर 5 पे आ गए, क्या हो रहा है ये? आई डोंट लाइक दिस थिंग। 3 थे फिर 5 पे आ रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। एक जैसा रखो जो भी रखना है। पर ये मैग्नेट नहीं मानता, मैग्नेट तो आगे जाता है, ये इरिटेट कर रहा है इस लूप को। तो ये मैग्नेट आगे जा रहा है, इस लूप को इरिटेट कर रहा है। नाउ दिस लूप विल रिटेलिएट, तो ये क्या करेगा? एक करंट जनरेट करेगा इसमें, क्योंकि इससे बदला लेने का तरीका यही है। क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड को अगर कम करना है, अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ही तो प्रोड्यूस करोगे, है ना। तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जानते हैं हम सभी, ठीक है। जैसे एरिया में एरिया ऐड होता है, एरिया से एरिया ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड ही इसको खत्म कर सकती है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी? फिर कौन प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड? इस लूप में करंट आ जाएगी। और करंट कैसी आनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए, कौन सी आनी चाहिए, वो हमको बात करनी होगी। तो अब मेरे को इस लूप का ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मुझे कम करना है। यानी कि ये ऐसे एरोज आ रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ ऐसे एरोज फेंके कोई, यानी ऐसे एरोज निकले इस तरफ। तो ऐसे एरो कहाँ से निकलते हैं बताओ? ऐसे एरो चाहता हूँ ना मैं, ऐसे एरो निकले। तो ऐसे अगर एरो निकल रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं। और हम चाहते क्या? यही तो चाहते हैं हम, यही तो चाहते हैं कि भाई ऐसे निकले फील्ड लाइंस हमारी, इस तरह से निकले। तो इस तरह से निकलने का मतलब लूप का ये वाला हिस्सा कैसे बिहेव करना चाहिए? ये वाला हिस्सा एंटी क्लॉकवाइज की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। सामने वाला कौन सा करे बिहेव? नॉर्थ करे। तो ऑब्वियसली बात है उल्टे वाला क्या होगा? उसके उस तरफ वाला साउथ बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये ऐसा कुछ बिहेवियर शो करेगा। ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ठीक है। तो ऐसा बिहेवियर इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा प्रोड्यूस करने के लिए इसमें करंट चलना चाहिए ना। तो करंट कैसा चलेगा बताओ? उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। जहां पे आपने एंटी क्लॉकवाइज कहा तो एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब क्या होगा? यही तो हुआ एंटी क्लॉकवाइज करंट,
है ना, ऐसे जाएगा लाइक दिस। तो इसमें जो होगा गैलोमीटर की जो रीडिंग होगी वो किधर जाएगी, इधर शो करेगा एरो, इधर मुड़ जाएगा ना एरो। तो ये हुआ। बात क्लियर, समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? कुछ लोग लूप को ना विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ। लूप को मैं बताऊं क्या हो रहा है। कुछ लोग ना लूप को विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे है ये लूप, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, समझ रहे हैं? यहाँ से ऐसे बनाने का क्या मतलब है मेरा, कि आप ये वाला फेस देख रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। चलो अब एक और मैं ऐसे ही कुछ डायग्राम बनाता हूँ। तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए, अब एक और मैंने केस लिया, 3 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एक में वेलोसिटी रुका हुआ था, एक में लेफ्ट में जा रहा है, और नाउ वी विल राइट, हम क्या लिखेंगे कि जो वेलोसिटी है अब इस तरफ है, अब की बार इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी। अब जब इधर जाएगा तो क्या होगा, फ्लक्स के बारे में क्या कहेंगे हम, फ्लक्स विल नाउ डिक्रीज, फ्लक्स विल नाउ डिक्रीज। अब इसको ये बात भी पसंद नहीं आएगी, फ्लक्स विल नाउ डिक्रीज। लूप क्या कहेगा, अरे क्या हुआ, क्यों नाराज हो रहे हो, ठीक है, कि क्यों डिक्रीज हो रहे हो। मतलब फ्लक्स को ना कुछ भी चीज, लूप को ना चेंज पसंद नहीं है, शांति से बैठे रहो बस, बढ़ रहे हो तो घटा दूंगा, अगर घटोगे तो बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं लूप हूं और मेरे को अपना फ्लक्स कांस्टेंट रखना है। मुझे उस बात से मतलब नहीं कि आप बढ़ रहे हैं तो मैं खुश हो जाऊंगा और दूर जा रहे हो तो मैं दुखी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं लूप हूं और मेरे में से फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा, तो अब इधर जा रहा है तो क्या कैसा बर्ताव होगा इसका, कैसा बिहेवियर होना चाहिए इसका, फिर यहाँ पे ऐसे बना दिया इस तरह से, यहाँ पे कैसा करंट जाएगा, साउथ इधर बन जाएगा और ये जाएगा क्लॉकवाइज आएगा, ऐसे जाएगा करंट जाएगा इस तरह से कुछ, ठीक है। दिस इज द करंट। फाइन, और ये हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ करंट लाइक दिस, तो ऐसे जाएगा, तो दिस इज साउथ, तो साउथ यहाँ आ गया, नॉर्थ यहाँ आ गया, ठीक है। इससे क्या फायदा हुआ इसको, जब साउथ इधर आ जाएगा, जब साउथ इधर आ गया तो फायदा कैसे हुआ, ये बताइए कैसे हुआ फायदा। वो अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइन रिसीव करेगा, ज्यादा हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि ऐसे होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जाएंगी, ऐड हो रही है ना, देखो इधर आ रहा है ना फेस इनका, देखो इस एरो का मुंह देखिए आप, अंदर की तरफ है, घट रहा था ना, बाहर वाला तो घट रहा था, तो इस लूप ने क्या सोचा, अरे यार घट रहा है तो मेरे को अपना काम संभालना पड़ेगा, तो करंट ऐसे चलाता है जिससे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड और इनहेंस हो जाए। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इनहेंसिंग इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसकी यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से डिक्रीमेंट इफेक्ट आ रहा था इसकी वजह से, भाई कम करो, बाहर ज्यादा आ रहा है तो कम कैसे करवा रहा है, अपनी इधर फेंक करके, इधर फेंक रहा है और जिससे ही कम हो जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है, और बढ़वा रहा है, इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है, ओके। तो फैराडे ने ना ये चीज देखी कि अगर मैं मैग्नेट को रोक के रखता हूं तो कोई करंट नहीं आता, तो इसमें करंट कितना कहूंगा मैं, इसमें करंट इज 0, हियर इन दिस आई विल से करंट इज 0, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, करंट 0 है, यहाँ पे 0 इज द करंट इन दिस, सीधा होगा गैलोमीटर का नीडल, पास में लाता हूं तो इधर करंट आता है, दूर ले जाता हूं तो इधर करंट आता है,
तो इसका मतलब फेराडे ने कंक्लूजन पे पहुंच गया और खुशी खुशी वो सबको बताने लगा कि देखो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिना बैटरी के ला सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे आ रही ना बैटरी, बिना बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी आ तो रही है, करंट चल तो रहा है, यही तो करंट है, यही है बिना बैटरी वाला करंट, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब दूर से कोई चीज प्रोड्यूस कर देना जादू से, तो जादू को ही हम फिजिक्स में क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मैजिक इन फिजिक्स इज कॉल्ड इंडक्शन, इफेक्ट फ्रॉम द डिस्टेंस विदाउट इवन टचिंग इट, अगर आप वो चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज इंडक्शन। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तो स्टेटमेंट लिखी जाए इसकी कि क्या स्टेटमेंट होंगी, जस्ट अ सेकेंड। तो हम कह सकते हैं, लिखना शुरू करता हूं मैं। फेराडे ऑब्जर्व दैट when magnetic flux through loop is changed current is produced in the loop called induced current। उस करंट का नाम होता है इंड्यूस करंट। and if current is present source of EMF must also be present, source of EMF producing it is called induced EMF। यानी कि ये कहा जाता है कि करंट ना ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं हो जाती है, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए बैटरी चाहिए होती है, पर वो बैटरी वर्चुअल बैटरी होती है, रियल नहीं होती है, और उस बैटरी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, या फिर मैं अपने शब्दों में कहूं तो इंड्यूस्ड बैटरी, नॉट अ रियल बैटरी, इट इज नॉट अ फिजिकल बैटरी विच यू कैन टच। ठीक है, तो वर्चुअल बैटरी। ठीक है, तो करंट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो करंट का कारण बैटरी होता है, और उस बैटरी को कैसी होती है, इंड्यूस होती है, वर्चुअल होती है, यानी कि काल्पनिक होती है, रियलिटी में नहीं होती है वो। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई हमको कि हाँ डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई बैटरी होगी जो कि करंट को प्रोड्यूस करवा रही है। ईएमएफ इंड्यूस्ड, हाँ तो यहाँ लिखते हैं फैराडे का लॉ। अब आते हैं लॉ पे सीधा, फैराडेज लॉ। अब डायरेक्टली इसने बहुत इसमें काफी अपना मेहनत दिया, काफी हार्डवर्क करने के बाद ये इस नतीजे पे पहुंचा और अपना लॉ इसने तैयार किया। ईएमएफ इंड्यूस्ड in the loop at any instant is given by E induced equals to minus d phi by dt। और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई कि फेराडे ने एक लॉ लेकर के आया है जिससे कि बैटरी करंट प्रोड्यूस होता है बिना किसी बैटरी के, और उसने फॉर्मूला फाइनली ये प्रेजेंट कर दिया हमको। ये फॉर्मूला है, ये बन नहीं रहा है बॉक्स, लेट मी मेक इट। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ई इंड्यूस इज
माइनस डी फाई बाई डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, किसी भी इंस्टेंट पे निकालना हो, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। लो, यानी कि अब क्या कहा, ये कौन सी बैटरी है? दिस इज वर्चुअल बैटरी, वर्चुअल बैटरी इंड्यूस ईएमएफ, समझ रहे हैं? वर्चुअल बैटरी है ये। तो वर्चुअल बैटरी किसके बराबर है? इसके बराबर है, ठीक है। देयरफॉर आई कैन से करंट इंड्यूस कितना होगा फिर एट एनी इंस्टेंट, बोलिए। E induced divided by R resistance। इसका भी होगा। हाँ, लूप का रेजिस्टेंस तो होगा ना, रेजिस्टेंस ऑफ लूप, रेजिस्टेंस ऑफ लूप। अगर ईएमएफ इंड्यूस है तो रेजिस्टेंस होगा, तभी तो करंट आएगा। तो ये बात हुई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, सही चल रहा है। फैराडे ने काम आसान कर दिया हमारा, है ना। अभी तक तो हम बस दिख रहा था करंट आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ से हम निकाल भी पाएंगे हम लोग। ई इंड्यूस यहाँ से आ जाएगा, फिर आई इंड्यूस यहाँ से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा यार, ये चीज समझ में आ गई हमको। अब हम बात करते हैं इस नेगेटिव साइन की। This negative sign is used to correctly find the direction of current in loop, but we will not find direction by this we will not find direction, but we will find, ऐसे लिखता हूँ, we will find direction by Lenz rule। हम किससे फाइंड करेंगे डायरेक्शन को? लेंज रूल से फाइंड करेंगे। हम इस तरीके से फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, अभी इस बात का क्या मतलब है समझ में आएगा। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जस्ट अ सेकेंड। तो वी विल से, so let me repeat once again, this negative is used to correctly find the direction of current in loop, but we will find direction by Lenz rule whenever figures are made, figures of loop are made, when figures of loop are given in question, ऐसा क्या लेते हैं, given in question, ठीक है। हम लेंस रूल का इस्तेमाल कब करेंगे करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए? जब हमको फिगर दिया होगा। ध्यान करो, आप ऊपर भी देखिए, यहाँ पर आप यहाँ देखिए, यहाँ पे फिगर दिया था कि नहीं दिया था? यहाँ 3 फिगर दिया तो थे यहाँ पे, और आपने करेक्टली डायरेक्शन निकाल दिया था, नहीं निकाला था करंट का? यहाँ पे करंट का डायरेक्शन इधर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे आ रहा है। तो क्या ये आपको बात मालूम थी कि हम डायरेक्शन करंट कैसे निकाल रहे हैं? हमने तो निकाल लिया था करंट का डायरेक्शन। तो करंट का डायरेक्शन हम जब निकाल पाते हैं इजीली
ये जो मेथड था ना यहाँ पे, जो हम बोल रहे थे कि इसको पसंद नहीं है लूप को, इस मेथड का नाम लेंस रूल था। इस रूल को क्या कहते हैं, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दैट रूल वाज लेंस रूल। ठीक है, वो लेंस रूल था। तो जब लेंस रूल कब कामयाब होता है, जब कामयाब होता है जब फिगर दी होती है, क्योंकि जब फिगर दी होती है तो हमारे लिए बहुत आसान होता है ये बात देख पाना कि फ्लक्स बढ़ रहा है या डिक्रीज होता है। ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे पूरी और बातें लिख देता हूं, बिकॉज इट्स इजियर टू सी, it's easier to see flux increasing or decreasing in figures of loop, ऐसा कह सकते हैं। तो है क्या लेंस रूल, लिखने को लिख देते हैं एक बार को। लेंस रूल क्या है, इसकी फॉर्मल वर्डिंग क्या कहती है लेंस रूल, क्या किसी को याद है अपनी 10th क्लास की डेफिनेशन फॉर्मल वर्डिंग्स? हाँ, तो क्या कहेंगे, नहीं याद किसी को, तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, produces, it opposes the change which produces it. The current in a loop is induced in such a way that it opposes, the current in a loop is induced in such a way that it opposes the cause which produced it, यानी कि जो करंट जो लूप में पैदा होता है, द करंट जो लूप में पैदा होता है, इंड्यूस करंट, द करंट इन अ लूप इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे, इस तरह से वो पैदा होता है कि वो अपोज करता है उस कॉज को जिसने उसको प्रोड्यूस करा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे करंट को किसने प्रोड्यूस किया है, यहाँ पे जो करंट दिख रही है आपको पिंक लाइन से, जो करंट है इसको प्रोड्यूस करा किसने, इसको मैग्नेट ने तो सॉरी, इस मैग्नेट ने ही तो प्रोवोक किया है, रिड्यूसिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। इसी की वजह से तो इसको आना पड़ा। इसके आने का कारण क्या है ये पूछ रहा हूँ मैं, कारण तो यही है ना, यही तो है कल्प्रिट जिसकी वजह से आ रहा है ये। तो ये जो करंट आया है किसकी वजह से आया है, इसकी वजह से आया है। ये जो करंट इसमें आता है वो ऐसा आता है कि वो अपोज करता है उसी को जिसने उसको प्रोड्यूस करा। तो हु इज द फादर ऑफ दिस करंट, तो फादर ऑफ करंट इज दिस, सो दिस करंट विल ट्राई टू अपोज हिज फादर, ऐसा कह लीजिए आप। मतलब जो उसको प्रोड्यूस करता है ना उसी की ही वो उसको अपोज कर रहा है, जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ है ना, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर नॉर्थ है और ये दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, नॉर्थ क्या दूर जा रहा है, तो व्हाट विल दिस लूप ट्राई टू डू, इट विल पुल करेगा इसको, अरे जाओ मत वापस आओ। तो वापस कैसे आएगा, जब यहाँ पे साउथ पोल होगा इस तरफ, है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पास में जा रहा था, तो अपोज करेगा इसको। अपोज कैसे करेगा, अपोज का मतलब ये नहीं होता कि पास आ रहा दूर भगाओ और दूर जा तो दूर जाने दो, ऐसा नहीं होता है। ये हमारी तरह नहीं है कि कोई चीज पास आ रही है तो बेकार लग रही है, दूर जा रही है तो उसे जाने दो, ऐसा नहीं है। अगर पास आएगा तो भी बुरा लगेगा, दूर जाएगा तो भी बुरा लगेगा। तो यहाँ पे जो हो रहा है, तो ये कह रहा है कि जो अगर ये पास में आया तो ये लूप इसको दूर भगाएगा by inducing north pole over here, and if north pole comes over here the current has to be in anti-clockwise direction. तो लेंज रूल को जो इंग्लिश में हमने लिखा है वो हम बात पढ़ चुके हैं। The current in a loop is induced in such a way that it opposes the cause which produced it. वो लूप में आती भी है और आने के बाद जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को वो अपोज करती है, उसी को वो हटाती है कि भाई जाओ तुम, मेरे को क्यों प्रोड्यूस किया तुमने। तो ये लेंस रूल है। अच्छा ठीक है, ये बात आई यहाँ पे समझ में हमको अच्छे से।
ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो वी विल राइट डाउन ओवर हियर EMF induced इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बताओ। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड इज डी फाई बाय डी टी। ऐसा करेंगे, मैग्नीट्यूड आगे निकाल लो और डायरेक्शन क्या लिखें, क्या लिखें बोलो, कुछ तो बोलो। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, कहां से लाएंगे डायरेक्शन को, लेंस रूल, ऐसा लिख दो, लेंस रूल से बात खत्म। ठीक है, ओके, समझ में आई बात। तो इंड्यूस ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो मैग्नीट्यूड आप यहां से निकाल लेंगे और डायरेक्शन आप लेंस रूल से निकाल देंगे। इन फिगर वाले क्वेश्चंस, इन फिगर टाइप क्वेश्चन ओनली, तभी हम करेंगे इसका यूज। ठीक है, बट इफ, ठीक है, मैं ये एक और रास्ता बता रहा हूं, बट इफ क्वेश्चन डज नॉट हैव फिगर, but if question does not have figure, अगर फिगर ही नहीं है, वो बोल ही नहीं रहा फिगर के बारे में, does not have figure, that is only equation is provided, only equation of flux is provided, then we will directly use Faraday's law with negative sign. तो डायरेक्टली यूज करेंगे, यानी कि E इंड्यूस इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को बस इमेजिन हो रहा होगा कि सर कुछ कह रहे हैं कि फिगर होगा या फिगर नहीं होगा। अब जरा देख लेते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा हूं मैं। समझ में तो आई है बात कि हाँ सर यहाँ पे नेगेटिव लगा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव का तोड़ लेंस रूल था, तो लेंस रूल जब ही है जब फिगर हो, अगर फिगर नहीं है तो चुपचाप भाग के यहीं पे आ जाना। ठीक है, तो स्किप कर लेंगे वहां से। ओके, तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स, जिससे कि हम इस बात को समझ पाएं बेहतर। एग्जांपल लेता हूं मैं इस पे बेस्ड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस चीज को लेकर के, कि कैसे होगा, फिगर नहीं होगा और ये चीज होगी और फिर भी निकलवा रहा होगा हमसे ई इंड्यूस, आई इंड्यूस और व्हाटएवर। ठीक है, फ्लक्स ऐसा कहेगा, वो सवाल ऐसा कहेगा, द फ्लक्स through the flux through the loop varies with time as phi is equals to t square minus 2t plus 2 Webers. Find E induced at time t। अब बताओ, ऐसा बोल देगा तो कहीं फिगर दिख रही है आपको? उसने तो फिगर के बारे में बोला ही नहीं, बस फ्लक्स के बारे में कह दिया। तो पूछ रहा है ई इंड्यूस, तो अब क्या कर रहे हैं, तो हम इस केस में क्योंकि इक्वेशन दी हुई डायरेक्टली, तो हम सीधा यूज करेंगे E induced is equals to minus d phi by dt. So my answer will be, क्या आएगा यहाँ से, 2t minus 2, तो आंसर इज, तो हो जाएगा minus 2t minus 2 is my answer, ये आएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया, ऐसे करना है। ठीक है, और एग्जांपल देता हूँ मैं इसी पे बेस्ड एकदम।
तो आज की जो हमारी क्लास है ये ईएमएफ हमने आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शुरू करा है, ठीक है। इसका यूज हमारे अर्थ मैग्नेटिज्म के डायमैग्नेटिक वाले सब्सटेंसेस जो होंगे उसको मैं डिस्कस करूंगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वहां पे इसका थोड़ा सा जरूरत पड़ता है। तो वहां पे अगर मैं समझा नहीं पाता उस फैक्ट को, डायमैग्नेटिज्म को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आप जानते हैं ना डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? जो दूर भागते हैं सब्सटेंसेस, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। तो दूर कौन भागता है? नॉर्थ रिपेल करते हैं, तो लेंज रूल का यूज होगा। मैं इस बात को वहां पे दोहराऊंगा दोबारा से, ठीक है। तो फिलहाल इसलिए हमको इस चैप्टर को उठाना पड़ा। नेक्स्ट क्लास में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हमारा, ठीक है। तो वी विल कम बैक टू दिस थिंग। तो ई इंड्यूस हमारा आ गया। जब इक्वेशन दी होगी तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है बट टू यूज फैराडेज लॉ। यूजिंग फुली फैराडेज लॉ, ठीक है। एक और सवाल देता हूं मैं बिल्कुल इसी पे बेस्ड, और क्या हो सकता है जब हमको ये यूज करना पड़ेगा, और क्या सिचुएशन अराइज होती हैं। तो सर इस सपोज चीज से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ई इंड्यूस्ड और जो हमारा फ्लक्स है वो 180 डिग्री थीटा पे रहता है हमेशा। नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। हम स्केलर क्वांटिटी के साथ एंगल तो अटैच कर ही नहीं सकते, समझ रहे हो? हाँ फ्लक्स भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। अब तुम कहो कि एक एप्पल हाँ। और दूसरा एप्पल को मैंने 180 डिग्री पे रखा, तो इस बात का कोई मतलब थोड़ी ना हुआ। दो लड्डू मैंने 180 डिग्री एंगल पे रखे, इस बात का कोई मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। हाँ। तो हम ऐसा नहीं कहते, हम चुप चुप रहते हैं। स्केलर है भाई ये, बस प्लस माइनस होते रहते हैं और दैट्स इट। हम चुप रहेंगे। जब ये हमको नहीं बता रहा कि लूप कैसा रखा हुआ है, तो हम भी फिर उसको नहीं बताते कि हमारा ई इंड्यूस कैसा है, ठीक है। तो जैसा सवाल होता है वैसा अपने हिसाब से हम काम करते हैं, ठीक। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम इसी चीज का यूज करेंगे, फैराडे का लॉ। तो लेट मी मेक द शेप, एक शेप बनाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अच्छा सवाल साबित होगा ये फ्लक्स। और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कल तो छुट्टी होगी आपकी, है ना, तो अब यू हैव एम्पल टाइम, तो आप इस फ्लक्स वाले पार्ट क्लास है। अरे हाँ कल क्लास है, ध्यान आ गया मेरे को। लेकिन हमारी क्लास फिर होगी फ्राइडे को, तो काफी थोड़ा सा टाइम आ गया है हमारे पास। इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। आपको ऐसे सवाल आपके आकाश के मॉड्यूल में पीछे बहुत सारे मिल जाएंगे, जिसमें फ्लक्स दिया होगा, टाइम दिया होगा, ये सब सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। छांट लेना, इलस्ट्रेशन देख लेना, आप सवाल कीजिएगा इनके, थोड़ा सा एक स्टार्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये फ्लक्स, यहाँ पे टाइम है, और मैंने बनाया इस तरह से। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये रहा। ठीक है, लेट मी राइट दिस एंगल, क्या कहें, कुछ नहीं कहते, खैर इसको भी। ये t इक्वल टू 0 है, दिस इज t इक्वल्स टू, ठीक है ना, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है, ये टाइम है, यहाँ पे ये है। तो इसका डायग्राम बनाइए। ये तो है हमारा फ्लक्स वर्सेस टाइम, फ्लक्स वर्सेस टाइम ग्राफ इज शोन, ड्रॉ ई इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका ग्राफ बनाओ, ये ग्राफ हमको दिया हुआ है। अब आप बताइए क्या करेंगे। इतने वाले पार्ट को देखो पहले, यहाँ पे फ्लक्स कैसा है, लीनियरली बढ़ रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या आएगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t1 कह लो और t इक्वल टू t2 कह लेते हैं। फॉर t लेस देन t1 एंड ग्रेटर देन 0, इसकी बात करते हैं। तो बताइए ईएमएफ कितना आएगा, कैसा आएगा ग्राफ, कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, क्या होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, बताइए कोई सर पहले समझ पार्ट गया? के लिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट, देखो क्या होगा, आप थोड़ा सा ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए इसमें, तो ग्राफ का नॉलेज बहुत मस्ट है इसमें। तो फ्लक्स क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है आपको फ्लक्स की इक्वेशन की, यहाँ पे फ्लक्स की इक्वेशन की क्या पॉसिबिलिटी लग रही है। y इक्वल्स टू mx जैसा ही होगा,
तो फ्लक्स क्या तो y इक्वल टू mx जैसा होगा ना, तो y की जगह कौन आ गया, फ्लक्स आ गया है। m की जगह कौन आएगा, कुछ भी आ सकता है। हमने क्या लिया, इट इज, लेट मी राइट एज सम, इसको c कह लिया, m की जगह c कह लिया, x की जगह कौन आएगा, t आ गया। यही तो हुआ, यही तो होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, कोई भी स्लोप हो सकता है c, हमको नहीं पता स्लोप क्या है, तो हमने c लिख दिया, ये होगा। अब इसका d∅dt करें तो क्या आएगा, d∅dt करो उसको, यस इसका d∅dt क्या आएगा बताओ। CMF के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, c आएगा ना, सिर्फ सी रह जाएगा सर। ये आएगा आ c। जाएगा। अच्छा, तो ई इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस d∅dt होता था, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस c आएगा। और कैसा है, कांस्टेंट ही तो है ये, क्योंकि c तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है हमको। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या कहता है, फॉर t, कौन सा t, कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, t2 से t1 के बीच की बात कर रहे हैं, यानी इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं जो सेकंड पार्ट में है, ये वाला ग्राफ। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो सकता है बताइए। y is equal to माइनस mx mx प्लस c। इसका minus स्लोप mx. कैसा आएगा, इसका स्लोप कैसा minus आएगा, mx आएगा इसका नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव माइनस आएगा। mx आएगा। ठीक है, इसका स्लोप आएगा नेगेटिव, इसका स्लोप था पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, तो एक बात और मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए काम आएगी ये बात। EMF induce is equals to negative of slope of phi versus t curve. Is this helpful? EMF induced is equals to negative of slope of phi versus t curve. यानी कि स्लोप निकालो फिर नेगेटिव लगा दो, वो होता है EMF. Because d∅dt is what? d∅dt is what? Slope only. स्लोप ही तो है, तो उसका नेगेटिव ले लेना है, वो होगा EMF इंड्यूस। तो इसका स्लोप यहाँ पे कैसा आ रहा है बताओ। इसका स्लोप पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट होगा, है ना, पॉजिटिव होगा स्लोप और कांस्टेंट होगा। पर EMF क्या कहता है, EMF कहता है नेगेटिव कर दो उसका। आपका अगर स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने के बाद, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नेगेटिव ऑफ स्लोप 5 वर्सेस t। क्लियर, देख लीजिए यहाँ पे। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा EMF, और कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं इस चीज को यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EMF induced here will be माइनस ऑफ स्लोप, ये कहूंगा। पर स्लोप कैसी है यहाँ पे, नेगेटिव बट कांस्टेंट। बोलिए सही है कि नहीं बात, स्लोप कैसी है, नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, एक पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट आएगा। ये तो होगी बात भाई, नेगेटिव से नेगेटिव टकरा के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पॉजिटिव कांस्टेंट है तो हम क्या समझ गए ना हम। तो अब हम ग्राफ बना सकते हैं इसका, अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, मैं अटेंडेंस ले लूं आपकी एक बार। पॉजिटिव कांस्टेंट, अब इसका ग्राफ बनाया जाए। This is EMF, this is time, this is EMF and this is time. ठीक है, तो बताइए 0 से लेके t1 तक कैसा आएगा ग्राफ, कांस्टेंट आएगा सीधी, ऐसा आएगा ना, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। हाँ नेगेटिव है, तो नीचे आएगा नेगेटिव, तो फिर नीचे बना देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे S माइनस ऑफ C।
ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ इट इज प्लस सी, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा 0 से लेके t तक, लाइक दिस, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो दिस टाइम ओवर हियर इज t इक्वल्स टू t2। क्लियर है, बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आसान सी चीज है ये, समझ में आ गया आपको। तो कब हम इसका इक्वेशन का यूज करते हैं, यू हैव गॉट द थिंग राइट नाउ। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे सवाल आपको काफी सारे मिलेंगे, आप करना, ये वाले सवाल मिलेंगे आपको, इक्वेशन वाले मिलेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको सवाल भी हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल आते भी हैं फ्रीक्वेंटली, नीट में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो तो ये हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कब हमको क्या यूज करना है। हम बात कर रहे हैं जरा इसको लेकर के। ठीक है, तो पार्टीशन क्रिएट कर देता हूं मैं पहले यहाँ पे। यहाँ पे मैं जो सवाल करूंगा अब वो फिगर वाले होंगे। ठीक है, फिगर वाले भी देखो कैसे आते हैं ना, फिगर वाले सवाल यहाँ पे आएंगे। ओके, लेट्स सी कि फिगर वाला सवाल कैसा रहेगा। तो काम करते हैं, ओके, तो मैं एक सवाल क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पर। Example 1, loop 1. This is my loop 1. अब इससे आपको समझ में आ जाता है कि कैसे है। ठीक है, ये चीज, जस्ट अ सेकेंड। तो ऐसे बनाया मैंने, यहाँ पे फिर ऐसे बनाया। अब समझ में आ रहा होगा आपको कैसे लूप है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो बताना है आपको, आफ्टर, सून आफ्टर द स्विच is closed, soon after the switch is closed, find the direction of current in loop 1. soon after, एक झटके के बाद, अगर जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया तो सून आफ्टर इस वाले लूप में करंट कैसा आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, ये बताना है। ऑब्जर्वर कहां पर है, ऑब्जर्वर भी बताना जरूरी है। ऑब्जर्वर यहाँ पे है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाली आंखें क्या कहेंगी,
यहाँ से देख रहा है लूप को, तो क्या कहेगा? तो लेट्स सी। ऑब्जर्वर के लिए सर क्लॉकवाइज होगी। क्लॉकवाइज होगी, लेट्स सी, देखते हैं। क्लॉकवाइज हो गई सर। तो चलो, जैसे ही स्विच क्लोज होगा, तो मैं सॉल्यूशन को येलो पेन से बना रहा हूँ, ठीक है? सॉल्यूशन विद येलो मार्कर। जो मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ मैं, येलो पेन वाला होगा, वो सॉल्यूशन के लिए होगा। जैसे ये क्लोज हो गया, करंट जाएगा ऐसे, करंट ऐसे चलना शुरू करेगा। बताइए यहाँ पे कैसा पोल बन रहा है? ये वाली आंखें देखेंगी, यहाँ पे क्या कहेंगी? करंट ऐसा फ्लो, साउथ पोल बना, ठीक है? यहाँ बन गया साउथ पोल, यानी कि मैग्नेट बना दो फटाफट से। यहाँ पर मैग्नेट बना देते हैं, ये रहा जी साउथ, ये रहा जी नॉर्थ। क्लियर? ठीक है। अब इस लूप में क्या होगा? एक झटके में बात कर रहे हैं, एक झटके में, ठीक है? जस्ट आफ्टर, जैसे ये साउथ आया, साउथ आया यहाँ पे, अब फील्ड लाइंस निकलेंगी इसमें से। तो फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? फील्ड लाइंस कैसे निकलने वाली है? ऐसे निकलेंगी ना, ऐसे जाएंगी इसके अंदर से होकर के, है ना? ऐसे जाएंगी, यहाँ से निकल रही हैं, ऐसे घुस रही हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पे, यहाँ बनाता हूँ, नीचे बनाता हूँ इस चीज को, इस चीज को मैं नीचे दोबारा बनाता हूँ। जो मेन इफेक्ट है वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे बना लेते हैं फॉर क्लैरिटी। ये ऐसे बिहेव कर रहा है लूप, हमने बना दिया इस लूप को। तो ये लूप बिहेवियर मैंने नीचे शो कर दिया विद द मैग्नेट, ठीक है? बिल्कुल वही हो गया। अब यहाँ पे रखा हुआ है मेरे पास कॉइल, ये कॉइल है। अब इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही होंगी? ऐसे भी तो हो रहा होगा, ऐसे भी हो रहा होगा, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, यानी कि ऐसे आ रही हैं, ये तो होगा। तो बताइए, जब स्विच क्लोज नहीं था, जब स्विच क्लोज नहीं था, तो क्या ये फील्ड लाइंस थी? ये फील्ड लाइंस नहीं थी, समझ रहे? जब ओपन था, सॉरी, जब स्विच ओपन था यानी खुला हुआ था, तब क्या ये फील्ड लाइंस थी? तब ये फील्ड लाइंस नहीं थी। जैसे ही स्विच क्लोज कर दिया, ये फील्ड लाइंस अचानक से पैदा हो गई, अचानक से अपीयर हो जाएंगी यहाँ पे, समझ रहे हैं? अगर ये अचानक से अपीयर हुई, तो ये लूप क्या कहेगा? अरे पहले तो कुछ था ही नहीं, अब कहां से आ गया अचानक से इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड? तो क्या करेगा ये लूप क्या कहेगा? ये फील्ड लाइंस कहां से आ रही हैं? कहां से आ रही हैं? नॉर्थ से आ रही है कि नहीं आ रही? ये लूप तो क्या कहेगा? ये लूप विल से, दिस लूप विल से, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, पूरी कहानी लिख देता हूं, ये जगह नहीं बचेगी क्या? चलो हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। This loop will say, will see sudden incoming of field lines from north, that is sudden increase. Therefore, to stop this increase, right face will become क्या बनेगा? नॉर्थ पोल। तो राइट फेस क्या बन जाएगा? जो राइट फेस है यहाँ पे, राइट वाला फेस हुआ, ये वाला फेस क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा, यानी दिस विल बिकम नॉर्थ एंड दिस साइड विल बिकम साउथ। देयरफॉर टू ऑब्जर्वर करंट कैसे फ्लो करेगा? जो यहाँ से देख रहा होगा ऑब्जर्वर, सो करंट कैसे दिखेगी? क्लॉकवाइज ऐसे दिखेगी जाते हुए। तो मैंने बना दिया, ठीक है? तो ऑब्जर्वर के हिसाब से हम बताते हैं करंट को, ध्यान रखिएगा। टू ऑब्जर्वर करंट इज क्लॉकवाइज। तो इस ऑब्जर्वर के लिए करंट क्लॉकवाइज है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे होता तो करंट उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखती,
क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ दिखता फिर उसको। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो उसको साउथ दिख रहा है, अगर ऑब्जर्वर यहाँ होता तो उसको नॉर्थ दिखता। जगह बदलने से करंट का डायरेक्शन अलग अलग कहता वो। करंट ऐसे ही फ्लो करता लेकिन देखने वाले को अलग लगता। ठीक है, करंट तो ऐसे ही फ्लो करता हर केस में, लेकिन देखने वाले को यहाँ से देखता तो एंटी क्लॉकवाइज कहता, इसी करंट को यहाँ से देखने पे उसको कहता वो क्लॉकवाइज है। टू ऑब्जर्व करंट इज क्लॉकवाइज। रीजन समझ में आ गया सबको कि मैंने क्या समझाया यहाँ पे, ये बताइए। क्लियर है? बस यही है, इतना और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा, यही है। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं अब आपको, ठीक है। मैं और दो तीन एग्जांपल सॉल्व करा दूंगा इस पे अच्छे, लेकिन मोटा मोटा जो बेसिक है वो यही है। आपकी एक्सरसाइज 1 समझ लो हो गई, काफी हद तक इससे हो गई। कोई डाउट हो अभी पूछ लीजिए मेरे से, बिकॉज आज के लिए नहीं रोक। हाँ तो देखो क्या बताओ, कहाँ समझ नहीं आया? बताओ कहाँ समझ नहीं आया, मेरे को बताओ, मेरे को मजा आएगा फिर बताने में। सर कहाँ पे लगा जो आपने नीचे वाला जो आपने लिखा है ये दिस लूप विल सी, कौन सा कह रहे हो? नीचे कितना नीचे बताओ? कोई लाइन तो पढ़ दो एक बार। This loop will see sudden incoming of हाँ। grid lines। देखिए जैसे ही स्विच बंद करा, ये लाइंस अचानक से पैदा होंगी कि नहीं होंगी? ये क्यों हुई पैदा? क्योंकि उस वाले लूप में करंट आया ना, इस वाले लूप में करंट आया सडनली, इस वाले लूप में करंट आया। इसमें करंट क्यों आया? इसमें करंट बैटरी की वजह से आया। इसमें करंट आने का कारण बैटरी है। तो सून आफ्टर में कहने का मतलब ये है, जैसे शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस नहीं कर रहा होगा, शुरुआत में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा होगा, बिकॉज करंट ही नहीं होगा। तो जैसे मैं स्विच को गिराऊंगा यहाँ पे तो करंट फ्लो करेगा, जैसे करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना शुरू करेंगी ना, ऐसे लाइक दिस। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी ऐसे? तो ये कहाँ से आ रही है? ये कहाँ से आ रही है बताओ, इनसे पूछो कहाँ से आ रही हो आप, तो क्या कहेंगी? हम तो आ रही हैं नॉर्थ से आ रही हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं हम तो, नॉर्थ से आ रही हैं। और सडनली आई कि नहीं आई? अचानक से एकदम भरमार होगी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो कि पहले थी नहीं। तो ये वाला फेस, ये कहाँ घुस रही है? इधर इस वाले लूप में घुस रही है इस साइड से। तो ये वाला लूप क्या कहेगा? रुको रुको, कहाँ जा रहे हो सब? इसको रोकेगा। तो कैसे रोकेगा? या नॉर्थ पोल बना करके, क्योंकि नॉर्थ से आ रही है, तो नॉर्थ से आ रही है तो नॉर्थ पोल अगर ये बनाएगा तभी तो इनको कम कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ वाला फेस कैसा होगा? नॉर्थ होगा। उसके ऊपर उल्टे वाला साइड कैसा होगा? साउथ होगा। क्लियर हुई बात अशोक? यस सर, बस ठीक है। तो आज आपको सवाल करने हैं सभी को, ध्यान रख लीजिए, ऐसे लूप वाले सवाल मिलेंगे, ठीक है। कर लो प्रैक्टिस, बहुत अच्छे सवाल आते हैं इस पे। लोगों के जल्दी से सही नहीं हो पाते कॉन्सेप्ट, आरएम बैचेस में भी बहुत टाइम लगा था इसमें, ठीक है। तो आप लोग अभी फ्रेश हैं, फटाफट से कीजिए इसको, आज खत्म कर देना है, ठीक है। मेरे को फोटो खींच के भेज देना, सर ये सवाल हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया। अगर आपको डाउट लगे कि सर हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो मेरे को फोटो खींच के भेज देना। विल आई बी एबल टू डू दिस और नॉट, मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर कुछ लगता है डाउटफुल थोड़ा बहुत कि क्या पता सर ने ना पढ़ाया वो भी और मैं करने बैठ गया हूँ, तो ठीक है। तो ट्राई दिस, व्हाटएवर आई हैव टॉट यू, सॉल्व द एक्सरसाइजेस। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे इसमें जो करंट सर ऐसे बह रहा है, मतलब क्लॉकवाइज, तो सर जब हम इस हिसाब से उंगली घुमाएंगे तो सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो तो इधर की तरफ निकल रही है, टुवर्ड द साउथ पोल ऑफ द जो अदर मैग्नेट है या जो अदर लूप है। रुकिए, ये जो करंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। ये जो हाँ सर, उल्टा होना चाहिए। हाँ ये उल्टा होना चाहिए, ये ऐसे होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने एकदम। यहाँ से देखो, ये वाली आइज अगर देखेंगी ना, ये वाली आइज को क्लॉकवाइज कब दिखेगा? ये वाली आइज को यहाँ पे आके देखो इस तरफ से, इस वाली आइज को क्लॉकवाइज ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा क्लॉकवाइज। हाँ अब सही है, ठीक है। तो सॉल्व करिए, बुक में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे आपको। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलते हैं।